जय हिंद एवरीवन, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़ और विक्रांत बैच के अगले लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को हमने डिस्कस किया था सबसे एंड में। आज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के आगे भारत के अंदर क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे, एक एक करके उनको समझना शुरू करते हैं। और ये जो पूरा फेज है, लगभग आप समझ लीजिए 1915 से लेके 1930 1940 के बीच का फेज है। इसे गांधीयन एरा भी कहा जाता है, जहाँ पे महात्मा गांधी भारत में साउथ अफ्रीका से एक बहुत लंबी लड़ाई लड़के आए थे और भारत में आने के बाद में एक फ्रंट लाइन के लीडर बन गए थे। एक नई आइडियोलॉजी सत्याग्रह की वो लेके आए थे और एक नए तरीके से अंग्रेज़ों के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था, जो बहुत इफ़ेक्टिव रहा भी और इफ़ेक्टिव होके भी इफ़ेक्टिव नहीं रहा। तो आइए एक एक करके पूरे सारे मेजर इवेंट्स जो उस दौर में हुए थे, एक एक करके उन सारे मेजर इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स बिफोर 1920, जो 1920 का साल है, जहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था और जहाँ से सही मायनों में गांधीयन एरा की शुरुआत हुई थी। उससे पहले 1920 से पहले कौन कौन से मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स थे जो घटे थे। सबसे पहला इवेंट जो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है वो है होम रूल मूवमेंट 1916 टू 1920। अभी होम रूल मूवमेंट जो हुआ था ना, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अपन देख लेते हैं, फिर मैं वापस होम रूल के ऊपर आऊँगा। एक स्लाइड ऐड कर देते और उस स्लाइड में अपन लिखना शुरू करते हैं कि क्या क्या मेजर इवेंट्स हुई थी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बाद में। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया था और अगला मेजर इवेंट हुआ था 1911 में। 1911 में क्या मेजर इवेंट हुआ था? 1911 में जो मेजर इवेंट हुआ था उसका नाम है यूनियन ऑफ बंगाल एंड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे 1911 में। पहला, जो बंगाल, जिसको 1905 में अंग्रेजों ने डिवाइड कर दिया था, ये कह के कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल जो है इट नीड्स टू बी डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेटिवली और इसीलिए इंडस्ट्रियली, और इसीलिए उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइड किया था। वेस्ट बंगाल एक बन गया था, एक ईस्ट बंगाल बन गया था, जिसके अगेंस्ट कांग्रेस ने बड़ी आवाज़ उठाई थी, जिसके अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट भी हुआ था। लेकिन उस वक्त ब्रिटिशर्स ने बंगाल का रीयूनियन नहीं किया। ब्रिटिशर्स ने बंगाल का रीयूनियन किया 1911 में जाके, और इसी 1911 में बंगाल का रीयूनियन करके कैलकाटा से कैपिटल ट्रांसफर करके वो दिल्ली ले गए। क्यों ले गए? देखिए, बहुत सारी वजह है, कोई ऐसा डिक्लेयर्ड रीजन नहीं है कि क्यों ले गए, लेकिन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आते हैं कि क्यों कैपिटल ट्रांसफर करी उन्होंने। पहली चीज ये कि ब्रिटिशर्स अब पूरे भारत के हुक्मरान बन गए थे और इसीलिए कैलकाटा फार ईस्ट में कैपिटल हो जाती थी। शायद ब्रिटिशर्स ये चाह रहे हों कि उनकी कैपिटल किसी ऐसी जगह सिचुएटेड हो जो समवेयर अराउंड द सेंटर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हो। इंडिया के तो काफ़ी नॉर्थ में है दिल्ली, लेकिन अगर हम उस समय ये मानते हैं कि पाकिस्तान भी, हम मानते क्या था ही, पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था, इंडिया की बॉर्डर्स अफगानिस्तान तक जाती थी, तो ऐसे में दिल्ली बहुत सही केंद्र होता था पूरे भारत का प्रशासन करने में। तो इसीलिए एक तो ये वजह थी कि कलकत्ता बहुत ही पूर्व की तरफ आइसोलेटेड सी कैपिटल थी। अगर उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत से किसी को कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता तो उसको ऑल द वे पूरा पंजाब के मैदान, उत्तर प्रदेश के मैदान, बिहार के मैदान, बंगाल के मैदान पार करके कलकत्ता आना पड़ता था। दिल्ली ऐसी जगह हो गई थी जो इक्वी डिस्टेंट थी पूरे उत्तर भारत में एक से दूसरी जगह, विच ऑल्सो इंक्लूड्स प्रेजेंट डे पाकिस्तान, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। तो एक तो ये वजह थी कैपिटल ट्रांसफर की।
दूसरी वजह कैपिटल ट्रांसफर की ये थी, जो बहुत सारे स्ट्रैटेजिस्ट बताते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों से या सेंट्रल एशिया की तरफ से रशियन एम्पायर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। रशियन एम्पायर वॉज हेडिंग टुवर्ड्स अफगानिस्तान मिलिटरीली कॉन्क्वेस्ट करते करते, एंड ब्रिटिशर्स हैड दिस थ्रेट कि अगर रूस अफगानिस्तान तक पहुंच गया तो इंडिया में जो ब्रिटिशर्स ने एम्पायर बनाया है वो एम्पायर खतरे में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी भारत में बहुत सारे क्रांतिकारी थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ मूवमेंट्स चल रहे थे। ऐसे में रशियन पावर अगर अफगानिस्तान तक आ जाती तो भारत के अंदर मूवमेंट चलाने वालों का मोराल बहुत बूस्ट हो जाता, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता, रशियन से दोस्ती हो जाती इंडियंस की, रशियंस कई तरह से मदद करते इंडियंस की ताकि ब्रिटिशर्स का रूल भारत से ख़त्म हो। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने अपनी कैपिटल को कलकत्ता से ट्रांसफ़र करके दिल्ली रखा, जो कि नॉर्थ वेस्ट के ज़्यादा नज़दीक थी। और इसी फेज़ में ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे मिलिट्री कैंटोनमेंट्स भी उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर बनाने शुरू किए। नॉर्थ वेस्ट से भारत में इन्वेजन्स का इतिहास रहा है। अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेके अहमद शाह अब्दाली तक सारे हमले नॉर्थ वेस्ट की तरफ से ही हुए, और यही डर ब्रिटिशर्स को भी था कि कहीं रशियन एम्पायर एक नया थ्रेट बन के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर हमला नहीं कर दे उत्तर पश्चिम से। इसीलिए उत्तर पश्चिम में अपनी स्थिति को स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली इंप्रूव करने के लिए कैपिटल को ईस्ट से ट्रांसफ़र करके नॉर्दर्न इंडिया में लेके आए। तो एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न था कि सबको लगभग समान रूप से डिस्टेंस पे पड़ेगा दिल्ली, और दूसरा स्ट्रैटेजिकल और टैक्टिकल इंपॉर्टेंस था। इन दो वजहों से कैपिटल को ट्रांसफ़र करके दिल्ली में किया गया था। बंगाल के रीयूनियन को क्यों किया गया, इसके जवाब में ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि कांग्रेस की भारी मांग है, कांग्रेस का बहुत ज़्यादा दबाव है, जिसके चलते बंगाल का रीयूनियन किया गया है। तो ये दोनों मेजर इवेंट्स थी जो कि 1911 के अंदर हुई थी। अब इसके बाद जो अगली मेजर इवेंट है वो भारत में नहीं होती है, लेकिन भारत के ऊपर उसका असर बहुत होता है, और वो इवेंट होती है 1914 में, जिसको हम बोलते हैं आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। आप सभी जानते हो कि 1914 से लेके 1918 के बीच में ये लड़ाई चली थी, वर्ल्ड वॉर 1। क्यों हुआ था वर्ल्ड वॉर 1? वर्ल्ड वॉर 1 इसलिए हुआ था क्योंकि जर्मन्स कॉलोनाइज करना चाहते थे, और जर्मन्स के कॉलोनाइज करने के रास्ते में ब्रिटिशर्स एक बहुत बड़ी पावर थे, लेकिन जर्मन्स ने अपना गुट बना लिया। जर्मन्स ने इटालियंस के साथ हाथ मिला लिया था, जर्मन्स ने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के साथ हाथ मिला लिया था, जर्मन्स ने ऑटोमन टर्किश एम्पायर के साथ हाथ मिला लिया था, और अपना एक मजबूत गुट बना लिया था। हालांकि लास्ट मोमेंट में इस गुट में से इटाली तो निकल गया था, लेकिन फिर भी जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियंस और ऑटोमन टर्किश एम्पायर 3 बड़ी पावर बन गए थे, और अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रैटेजिकल बॉन्डिंग को मजबूत करने के इरादे से एक रेलवे लाइन बना रहे थे, बर्लिन बगदाद रेलवे लाइन, जो जर्मनी के बर्लिन से शुरू होकर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से होते हुए ऑटोमन टर्किश एम्पायर के बगदाद में जाके एंड होगी। इससे जर्मनी को एशिया में एक्सेस मिलेगा, और उसके बदले में ऑटोमन टर्किश एम्पायर को आधुनिक टेक्नोलॉजी और हथियार मिलेंगे। लेकिन ये रेलवे लाइन एक ऐसे जगह से पास हो रही थी जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी। वैसे तो ये रेलवे लाइन जर्मनी से शुरू हो रही थी, कोई डिस्प्यूट नहीं, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में जा रही थी, कोई डिस्प्यूट नहीं, और ऑटोमन टर्किश एम्पायर में एंड हो रही थी, कोई डिस्प्यूट नहीं। लेकिन बीच में एक ऐसा इलाका था जिसको कहते थे बोस्निया। ये बोस्निया का इलाका अलग अलग पावर्स क्लेम करती थी। इसको सर्बिया क्लेम करता था, इसको ऑस्ट्रो हंगेरिया क्लेम करता था, और ये रेलवे लाइन का सर्बिया के इलाकों से निकलना ज़रूरी था, रूट वही बनता था। सॉरी। अब होता यह है यहाँ पे कि ये इलाका, ये रेलवे लाइन का बोस्निया से होके निकलना था। इससे पहले कि इस इलाके को कोई और कैप्चर करे और इस रेलवे लाइन को यहीं पर रुकना पड़े, ऑस्ट्रिया ने हमला करके ये इलाका जीत लिया, जिसको सर्बिया क्लेम करता था। जब सर्बिया ने देखा कि ऑस्ट्रिया ने मिलिट्री पावर का यूज़ करके इस एरिया को कैप्चर कर लिया है, तो ऑस्ट्रिया की इस हरकत का सर्बिया ने बहुत विरोध किया।
ऑस्ट्रिया के अंदर सर्बिया के अंदर बहुत सारे रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस भी बन गए। उन्हीं में से एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के रेवोल्यूशनरी ने गुस्से में आके बदला लेने के इरादे से ऑस्ट्रिया के क्राउन प्रिंस युवराज आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी गोली मार के। और बस यहीं से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। सर्बिया की मदद के लिए रशिया आ गया, ऑस्ट्रिया की मदद के लिए जर्मन्स आ गए। इधर जर्मन्स आ गए ऑस्ट्रिया की मदद के लिए, तो जर्मन्स के अगेंस्ट फ्रांस भी हो गया, इंग्लैंड भी हो गया। और देखते ही देखते ऑस्ट्रिया और सर्बिया की ये लड़ाई, ये रीजनल लड़ाई वर्ल्ड वॉर में बदल गई। लेकिन क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे लड़ाई हो रही थी, इसीलिए ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज चाहिए थे, और उनके बहुत सारे रिसोर्सेज भारत से आते थे, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फूड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन टर्म्स ऑफ सोल्जर्स। तो भारत के बहुत सारे सैनिकों का इस्तेमाल हुआ था इस लड़ाई के अंदर। अलग अलग मोर्चों पर भारतीय सैनिक टुकड़ियों ने अंग्रेज हुकूमत के लिए जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और ऑटोमन टर्किश एम्पायर के अगेंस्ट कई लड़ाइयाँ लड़के जीती थी। और इसीलिए भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज की अंग्रेज़ों से ये डिमांड थी कि हमारे सैनिक आपके लिए खून बहा रहे हैं वर्ल्ड वॉर में, तो बदले में हमको बहुत सारे पॉलिटिकल राइट्स चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि वर्ल्ड वॉर हुआ तो यूरोप के अंदर था, लेकिन भारत भी उससे अछूता नहीं था, जुड़ा हुआ था। इंडिया के इंटरेस्ट बहुत जुड़े हुए थे। आगे जैसे जैसे अगले एक एक इवेंट्स हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि कैसे कैसे कौन कौन से इंटरेस्ट हमारे जुड़े हुए थे। बहरहाल ये दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थी जो कि 1909 से लेके 1915 के बीच में होती। इसी बीच बाल गंगाधर तिलक जो 1908 में जेल में बंद कर दिए गए थे, मंडलय की जेल में। क्यों? क्योंकि उस समय स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, और स्वदेशी मूवमेंट की प्रोसेस में बाल गंगाधर तिलक ने बहुत ही कोहराम मचा के रखा हुआ था। अंग्रेजों ने उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा के, राजद्रोह के चार्जेस लगा के उनको जेल में बंद कर दिया। 6 साल तक वो जेल में रहे, और 6 साल बाद जब वो जेल से बाहर आए तो जेल से बाहर आके पहला काम उन्होंने ये किया, या पहले कामों में से उन्होंने एक ये किया कि उन्होंने होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की। उन्होंने क्या किया? होम रूल मूवमेंट की शुरुआत करी। होम रूल का मतलब क्या होता है? होम रूल का मतलब होता है स्वराज। स्वराज का मतलब क्या होता है? स्वराज का मतलब डोमिनियन, स्टेटस। ये झंडा देख रहे हो, ये होम रूल का झंडा है। अब इस झंडे में एक चीज आप नोटिस करोगे कि ये अंग्रेजों का झंडा कोने में लगा हुआ है, उसके बाद एक अलग झंडा है। दरअसल होम रूल की मांग ये थी कि अंग्रेज हमारे देश से चले जाएं, इंग्लैंड में बैठे और इंग्लैंड में बैठ के हमारे देश के लिए पॉलिसी बनाते रहें भले। मतलब होम रूल में लीडर्स अंग्रेजों को ये नहीं बोल रहे थे कि भारत को पूरी तरह छोड़ के चले जाओ, वो ये कह रहे थे कि आप भारत को फिलहाल छोड़ दो, सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारा एग्जीक्यूशन इंडियंस के हाथों में दे दो, सारी ब्यूरोक्रेसी इंग्लैंड चली जाए, सारे पॉलिसी मेकर्स इंग्लैंड चले जाए और वहाँ पे बैठ के पॉलिसी बनाते रहें हमारे लिए। उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने का काम यहाँ पे इंडियंस ही करते रहेंगे। मतलब कि इंडिया विड बी फ्री ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ब्रिटिशर्स, बट ब्रिटिशर्स विल कंटिन्यू टू मेक पॉलिसीज फॉर इंडिया। ये था डोमिनियन स्टेटस। इसी को बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल भी कहा था और इसी को स्वराज भी कहा था। जब वो कहते थे ना कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाके रहूँगा, तो वो स्वराज का ये मतलब था। स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं था। कंप्लीट इंडिपेंडेंस का एजेंडा 1929 में बना था। 1929 से पहले सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड डोमिनियन स्टेटस या होम रूल की ही थी। तो इसी होम रूल को हासिल करने के इरादे से जो मूवमेंट शुरू हुआ था, उस मूवमेंट को होम रूल मूवमेंट कहा जाता था। जैसे कि आप देख रहे हो 1916 से लेके 1920 के बीच में ये होम रूल चला था। देखिए होम रूल क्या था? It was a political agitation started by Bal Gangadhar Tilak with the objective of achieving dominion status for India, जो कि मैंने आपको समझाया। Soon Annie Besant also started the league। Annie Besant ने भी इस लीग को शुरू कर दिया। Annie Besant जो वैसे तो ओरिजिनली एक
थियोसॉफी की लीडर थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की लीडर थी। लेकिन एनी बीसेंट खुद आयरिश लेडी थी जो आयरलैंड अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था अंग्रेज़ों से, इसीलिए एनी बीसेंट इंडियंस की फ्रीडम स्ट्रगल से भी अपने आप को कनेक्ट कर पाती थी और उन्होंने भी होम रूल के लिए आवाज़ उठाई बाल गंगाधर तिलक के साथ में मिलके। दोनों ने अपनी अलग अलग लीग बनाई लेकिन एजेंडा एक ही था। तिलक्स लीग वर्कड इन सेंट्रल प्रोविंस सीपी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक रीजन, and the Besant's League worked in the rest of the India. The league was effective only between 1916 से 1918। देखिए, लीग का ज़्यादातर काम सही तरीके से इफेक्टिवली बाल गंगाधर तिलक ने किया और बाल गंगाधर तिलक 1918 के बाद में इनएक्टिव हो गए थे, बुढ़ापा भी उनको बहुत हो गया था और कोर्ट केसेस के चलते उनको इंग्लैंड भी जाना पड़ता था, जिसकी वजह से वो एक्टिवली होम रूल का हिस्सा नहीं रहे, तो होम रूल कमज़ोर पड़ गया। 1920 में बाल गंगाधर तिलक की डेथ भी हो गई थी, जिसके साथ ही होम रूल की ये जो प्रोसेस थी, ये प्रोसेस भी ठंडी पड़ गई और होम रूल पार्टी के जितने भी मेंबर्स और एक्टिविस्ट थे वो सारे के सारे कांग्रेस का हिस्सा बन गए, वो सारे के सारे कांग्रेस में आके मिल गए थे। तो ये कांग्रेस से ही निकले हुए लोग थे, डिस्ट्रीब्यूटरी थी कांग्रेस, डिस्ट्रीब्यूटरी थी कांग्रेस की, जो वापस आके ट्रिब्यूटरी की तरह कांग्रेस में मिल गई थी। इट कंप्लीटली फेल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक इन 1920 एंड बोथ लीग्स मर्ज्ड इनटू कांग्रेस पार्टी। पर हाँ, हमें ये याद रखना है कि एक 1916 से लेके 1920 के बीच में एक होम रूल मूवमेंट चला था, जिसकी ऑब्जेक्टिव क्या थे वो मैंने आपको बताया। जिसने अपने लिए झंडा कैसा तय किया था वो भी हमने यहाँ पे फोटोग्राफ के अंदर देखा। अब हम देखते अगला इंपॉर्टेंट इवेंट जो उसी साल हुआ था और वो था लखनऊ पैक्ट, 1916 का लखनऊ पैक्ट, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था। द पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो एक दूसरे के धुर विरोधी रहे, जब से मुस्लिम लीग बनी थी तब से मुस्लिम लीग का एक ही लक्ष्य था जिंदगी का कि जहां जहां कांग्रेस आंदोलन करे अंग्रेजों के खिलाफ, उसकी टांग में टांग अड़ाओ, उसके कंधे से कंधा मत मिलाओ, उसकी टांग में टांग अड़ाओ। यही मुस्लिम लीग अब तक करते आई थी पिछले 10 सालों से। लेकिन अब 1916 में ऐसा क्या हो गया कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया। ये रीड करते हैं और समझते हैं कि क्या हुआ था। The objective of pact was to support each other's political activities and demands। भाई दोनों एक दूसरे की पॉलिटिकल एक्टिविटी और डिमांड को सपोर्ट करने के इरादे से एक मंच पे आए थे और पैक्ट किया था। लखनऊ पैक्ट, जैसे कि नाम से ये जाहिर है कि लखनऊ में हुआ था। कांग्रेस एग्रीड टू सपोर्ट द डिमांड ऑफ इंडियन मुस्लिम्स फॉर द रीस्टोरेशन ऑफ खलीफा एंड मुस्लिम लीग एग्रीड टू सपोर्ट कांग्रेस इन इट्स मूवमेंट्स डिमांडिंग पॉलिटिकल कंसेशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब होता क्या है यहाँ पे, मुस्लिम लीग को तो अंग्रेजों ने ही बनाया था, बनाया तो कांग्रेस को भी अंग्रेजों ने था, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि कांग्रेस अब अंग्रेजों का खुलकर विरोध कर रही थी, उनकी पॉलिसीज का खुल के विरोध कर रही थी। पर मुस्लिम लीग क्यों विरोध कर रही थी, उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी? मुस्लिम लीग को भी ऐसा लगा था कुछ मोमेंट्स में कि अंग्रेजों ने उनको धोखा दिया है। जैसे बंगाल का पार्टीशन हुआ था, ये कह के कि ईस्ट बंगाल को डेवलप किया जाएगा जो मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन एंड में क्या हुआ, 1911 में अंग्रेजों ने रीयूनियन कर दिया इसका और कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ ईस्ट बंगाल के अंदर। फॉर द नेम से डेवलपमेंट हुआ ईस्ट बंगाल के अंदर। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग को बड़ा ऐसा फील हुआ कि उनके साथ में चीट किया गया है कि यार बोला तो ये था कि ईस्ट बंगाल को अलग रखेंगे, अलग करेंगे, उसका डेवलपमेंट होगा, ढाका को कलकत्ता से भी बड़ा शहर बना देंगे। लेकिन एक्चुअली 1911 में रीयूनियन कर दिया उसका। दूसरा, जो वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, तो वर्ल्ड वॉर में एक तरफ ब्रिटेन था, ब्रिटेन के साथ फ्रांस था, फ्रांस के साथ में रशिया था, बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ गया था और रशिया निकल गया था। लेकिन ये 4 कंट्रीज एक तरफ थे। उसके अलावा जो सामने वाली पार्टी थी जिसको सेंट्रल पावर्स कहते थे, सेंट्रल पावर्स में मैंने आपको बताया जर्मनी था, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था और ऑटोमन टर्किश एम्पायर था। ये जो ऑटोमन टर्किश एम्पायर था, दिस वाज अ मुस्लिम एम्पायर। यहाँ के जो रूलर थे, यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी
और यहाँ का जो रूलर होता था वो बाय डिफ़ॉल्ट खलीफा कहा जाता था, वो बाय डिफ़ॉल्ट खलीफा माना जाता था, जो कि सिंस द इंसेप्शन ऑफ इस्लाम मुसलमानों का रिलीजियस हेड हुआ करता था। अब प्रॉब्लम ये हो गई थी कि अंग्रेज ऑटोमन टर्किश एम्पायर से लड़ रहे थे और इस बात की हाई प्रोबेबिलिटी थी कि ऑटोमन टर्किश एम्पायर की हार होगी। अगर ऑटोमन टर्किश एम्पायर की हार होगी तो अंग्रेज खलीफा की पोजीशन को ख़त्म कर देंगे। यही बात भारत के सबकॉन्टिनेंट के मुसलमानों में से जो जितने भी ऑर्थोडॉक्स मुसलमान थे उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। वो खलीफा की पोजीशन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिटेड होते भी नहीं थे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि खलीफा कौन बना या नहीं बना है, लेकिन एक इमोशनल अटैचमेंट था कि हमारे रिलीजन का गुरु है, हमारे रिलीजन का हेड है खलीफा, उसकी पोजीशन को कोई वेस्टर्न पावर, कोई क्रिश्चियन पावर आके ख़त्म कर दे, ये सुनने में, सोचने में अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए अच्छा, जो टर्की के मुसलमान थे वो तो चाहते थे कि खलीफा की पोजीशन खत्म हो जाए, लेकिन जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मुसलमान थे वो इमोशनली कनेक्टेड थे खलीफा की पोजीशन से। तो इन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि अंग्रेज़ों, आप लड़ाई कर रहे हो अपनी जगह, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, लेकिन जब लड़ाई आप जीत जाओ तो खलीफा की पोजीशन रीस्टोर करना, खलीफा की पोजीशन ख़त्म मत करना। ब्रिटिशर्स का जो एजेंडा था वेस्ट एशिया के अंदर, उसके हिसाब से खलीफा की पोजीशन का एंड होना ज़रूरी था। तो ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम लीग को कहा कि देखो ऐसा है कि यू डोंट वरी अबाउट कि टर्की में क्या होने वाला है, ऑटोमन टर्किश एम्पायर में क्या होने वाला है, या वेस्ट एशिया में क्या होने वाला है, दैट विल नॉट अफेक्ट योर ब्रेड एंड बटर, उससे तुम्हारी रोटी के अंदर, तुम्हारी थाली के अंदर रोटियां कम नहीं हो जाएंगी। सो यू डोंट वरी अबाउट इट, हम खलीफा की पोजीशन को ख़त्म करें या नहीं करें हमारी मर्जी। मुस्लिम लीग ने अंग्रेज़ों से कहा कि नहीं, आप वादा करो, प्रॉमिस करो हमको कि खलीफा की पोजीशन को आप रीस्टोर करोगे, उसको ख़त्म नहीं करोगे। अंग्रेज़ों ने कहा कि नहीं, वी आर नॉट बाउंड टू मेक एनी प्रॉमिस टू यू रिगार्डिंग दिस। और बस यही वो बात थी कि मुस्लिम लीग नाराज़ हो गई। मुस्लिम लीग ने बोला कि भाई हमारे मुसलमानों की भावनाएं जो है खलीफा के साथ जुड़ी हुई है, जिसकी पोजीशन अंग्रेज़ों ने खतरे में ला दी है, इसलिए अब हम अंग्रेज़ों का साथ नहीं देंगे। हमारी मांग अंग्रेज़ों से ये है कि खलीफा की पोजीशन को आप रीस्टोर करोगे, ऐसा वादा करोगे तो हम आपके सपोर्ट में हैं, वरना हम आपके सपोर्ट में नहीं। अंग्रेज़ों ने कहा गो टू हेल, जो करना है करो, हमें जो करना होगा हम करेंगे, खलीफा की पोजीशन ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग जो थी, उस मुस्लिम लीग को रियलिटी का सामना करना पड़ा कि अंग्रेज़ किसी के भी नहीं है। और इसी बात का फ़ायदा उठा के बाल गंगाधर तिलक ने मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग के कद्दावर नेता थे, और कांग्रेस के सारे मेजर लीडर्स के बीच में एक सुलह करवा दी। बाल गंगाधर तिलक जब जेल से आज़ाद हुए ना, 6 साल बाद, तो बड़े एक्टिव हुए, आते ही होम रूल भी शुरू किया उन्होंने, और वो समझ गए कि अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स शुरू कर दी भारत के अंदर, उसको इंटेंसिफाई कर दिया कांग्रेस और मुस्लिम लीग को आपस में लड़ा के। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने इमीडिएटली वर्ल्ड वॉर 1 में होने वाले ऑटोमन टर्किश एम्पायर और ब्रिटिशर्स के आमने सामने का फ़ायदा उठाया, और इसका फ़ायदा उठा के मुस्लिम लीग को ये कहा कि अंग्रेज़ ऐसे नहीं मानने वाले, उनके खिलाफ बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे, हम तैयार हैं, लेकिन आप हमेशा बीच में आ जाते हो और हमको सपोर्ट नहीं करते और लोगों को कहते हो कि वो भी हमें सपोर्ट नहीं करें, इसीलिए आप अब हमारा सपोर्ट करो, हम आपके खलीफा के रिस्टोरेशन की डिमांड का सपोर्ट करेंगे, आप हमारी जो डिमांड है होम रूल की उसका सपोर्ट करो। तो मुस्लिम लीग को भी ये बात समझ में आई कि अकेला चना जो है वो भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसीलिए इन्होंने कांग्रेस के साथ में हाथ मिलाने की एग्रीमेंट कर लिया, हामी भर दी। और इसी के साथ लखनऊ में 1916 में ये दोनों लीडर्स मिले और इन्होंने एक पैक्ट साइन किया जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें एक पॉइंट है विच इज टू बी नोटेड, कांग्रेस एग्रीड या एक्सेप्टेड, कांग्रेस एक्सेप्टेड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट की जो प्रोविजन था
जो 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में आया था। ये सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रोविजन को कांग्रेस ने शुरू से रिजेक्ट किया था, लेकिन अब मुस्लिम लीग को साथ में लाने के चक्कर में वो सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रोविजन को कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया। ये एक बहुत बड़ी गलती करी थी कांग्रेस ने, क्योंकि इतिहासकार ये मानते हैं कि 1909 का ये सेपरेट इलेक्टोरेट इट इज़ द स्टेपिंग स्टोन ऑफ पाकिस्तान। जिन जिन इलाकों में सेपरेट इलेक्टोरेट्स मार्क किए गए थे वही इलाके आगे चल के पाकिस्तान बने, भारत का पार्टीशन हुआ उन्हीं इलाकों में। इसीलिए कांग्रेस को सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, बट उस समय की कंडीशन को देखते हुए मुस्लिम लीग को साथ में लाने के लिए कांग्रेस को ये एक्सेप्ट करना पड़ा, पर ये एक भारी गलती हो गई थी लखनऊ पैक्ट के दौरान। अब लखनऊ पैक्ट तो हो गया, कांग्रेस मुस्लिम लीग साथ में आ गए और भारतीयों का पलड़ा पक्ष जो है मजबूत बन गया इस अलायंस के बाद में। इसी बीच वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया और वर्ल्ड वॉर खत्म होने के साथ साथ ही ऑटोमन टर्किश एम्पायर की हार हो गई। ऑटोमन टर्किश एम्पायर की हार भी हो गई और जिस बात का डर था मुस्लिम लीग को कि खलीफा की पोजीशन खत्म कर दी गई और टर्की का एक अलग ही तरीके से उसके बाद में डेवलपमेंट किया गया। खैर, इस सब के बीच में एक लीडर का राइज होता है जिनको आप सभी लोग गांधी जी के नाम से जानते हैं। गांधी जी जिनका जन्म पोरबंदर में हुआ था, जिनके फादर करमचंद्र गांधी थे, जो कि पोरबंदर के स्टेट के दीवान थे, चीफ मिनिस्टर जैसे थे छोटे से पोरबंदर स्टेट के। गांधी जी एक वेस्टर्न एजुकेशन में पले बड़े इंसान थे। हायर एजुकेशन के लिए, बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड भी जाते हैं, वहाँ से लौट के आते हैं। वहाँ से लौट के आने के बाद कुछ समय कोशिश करते हैं भारत में अपने बैरिस्टर के करियर को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन थोड़े शाय नेचर के थे, इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तभी एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट उनके सामने आता है कि साउथ अफ्रीका में जो इंडियन कम्युनिटी रहती, जो मोस्टली इलिटरेट गरीब है, उनके पास कोई पॉलिटिकल और सिविल राइट्स नहीं साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में इंडियन कम्युनिटी को एक ऐसे लॉयर की जरूरत, एक ऐसे बैरिस्टर की ज़रूरत थी जो इंग्लिश बोलना जानता हो, इंग्लिश लॉ को समझता हो, ताकि वो उनके सिविल राइट्स के लिए जो भी लीगल प्रोसेस होती है उसको कर सके। और इस छोटे से कॉन्ट्रैक्ट के लिए गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते। साउथ अफ्रीका जाने के बाद में गांधी जी को खुद रेशियल एब्यूज़ का सामना करना पड़ता है, जो कि उन्होंने उनकी लाइफ में कभी नहीं किया था, क्योंकि अंग्रेज़ भारत के अंदर अब खुले तौर पे कोई रेशियल अब्यूज़ नहीं करते थे। अगर रेशियल अब्यूज़ होता भी था तो वो रेशियल अब्यूज़ या तो दबे छुपे तौर पे होता था या नहीं होता था। इंग्लैंड के अंदर भी जब गांधी जी पढ़ने गए थे तो वहाँ पे भी कोई खुले तौर पे रेशियल अब्यूज़ नहीं होता था, लेकिन साउथ अफ्रीका एक ऐसी जगह थी जहाँ इंडियन कम्युनिटी के अगेंस्ट ब्रिटिश कम्युनिटी खुले तौर पे रेशियल अब्यूज़ करती थी। तो गांधी जी को पहली बार वो रेशियल अब्यूज़ का टेस्ट मिला और उन्होंने तय किया कि वो यहाँ के लोगों के लिए लंबी लड़ाई लड़ेंगे। कई साल वो वहाँ पे रहे, 1893 से लेके 1915, लगभग 22 साल वो वहाँ पे रहते हैं और 22 साल वहाँ रह के वहाँ के लोगों को सिविल राइट्स दिला के फिर वो भारत आते हैं। जब लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था 1916 में, तो उस लखनऊ पैक्ट की अंदर जो भी नेता बैठे हुए थे उनमें एक गांधी जी भी थे, लेकिन उस समय गांधी जी को बहुत कम लोग जानते थे। पर फिर कुछ ऐसा हुआ लखनऊ पैक्ट के बाद कि गांधी जी को पूरा देश जानने लग गया। क्या होता है आइए जरा देखते हैं। राइज ऑफ गांधी जी। सबसे पहले यहाँ पे होता है 1918 में, 1917 में चंपारण सत्याग्रह। लखनऊ पैक्ट के दौरान जब गांधी जी बैठे हुए थे, बहुत लोग उनको नहीं जानते थे उस वक्त देश में, लेकिन कुछ लोग जानते भी थे कि हाँ भाई साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़के आए हैं इंडियन कम्युनिटी के लिए। तो ऐसे किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को पहचान जाते और उनसे कहते कि आप वही हैं ना जिन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर इंडियन कम्युनिटी को उनके अधिकार दिलवाए थे। गांधी जी ने कहा कि हाँ मैं वही हूँ। तो इन्होंने गांधी जी से कहा कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उत्तरी बिहार आइए चंपारण में, घूमने नहीं, उत्तरी बिहार आइए चंपारण के अंदर, क्योंकि यहाँ पे
जो इंडिगो प्लांटर्स हैं, नील की खेती करने वाले, नील की खेती करवाने वाले जो प्लांटर्स हैं, एक तो नील की खेती करने वाला किसान होता है और एक होता है प्लांटर जो करवाता है खेती। तो जो इंडिगो के प्लांटर्स हैं, उन इंडिगो के प्लांटर्स ने किसानों के ऊपर बड़ा अत्याचार करके रखा हुआ है 3 कठिया सिस्टम के द्वारा। 3 कठिया सिस्टम जिसमें हर किसान के ऊपर ये ज़बरदस्ती है कि उसको अपने खेत के 1/3 हिस्से में इंडिगो कल्टीवेशन करना ही पड़ेगा और उस इंडिगो के कल्टीवेशन के बदले में उन्हें अच्छी रकम भी नहीं मिल रही है, अच्छा पैसा भी नहीं मिल रहा है, जो प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं वो तोड़े जा रहे हैं। तो बड़ा अत्याचार हो रहा है इंडियंस के ऊपर वहाँ पे, भारतीय किसानों के ऊपर वहाँ पे इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा। आप आइए और उनके केस को सुनिए और उनके केस को सुन के उसका सॉल्यूशन कीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनके लिए आवाज़ उठाइए। गांधी जी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और गांधी जी पहुँचते हैं चंपारण। अब भारत में गांधी जी को कोई जाने या न जाने, अंग्रेज़ बखूबी जानते थे, इसलिए अंग्रेज़ों ने गांधी जी को वार्न किया कि देखो आप चंपारण में मत घुसो, अगर आप चंपारण में घुसे तो आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। पर गांधी जी तो इतनी बार जेल में रह के आ गए थे साउथ अफ्रीका की कि वो जेल को कहते थे किंग एडवर्ड्स होटल, कि ठीक है भाई जेल में डाल देंगे, खिलाना भी पड़ेगा, खिलाना पिलाना पड़ेगा और साथ ही साथ में फिर रिलीज़ भी करना पड़ेगा क्योंकि हमने कोई क्राइम तो किया नहीं है। आपकी पॉलिसी के अगेंस्ट आवाज़ उठाइए तो आप मार भी नहीं सकते, हमको फांसी भी नहीं दे सकते, यातनाएं भी नहीं दे सकते क्योंकि हमने कोई हिंसा नहीं करी। सत्य के लिए आग्रह किया है, सत्याग्रह किया है, तो गांधी जी ने कहा डाल दो जेल में। अब गांधी जी पहुंचे चंपारण पहुंच के बहुत सारे किसान उनके समर्थन में आ गए क्योंकि वो किसानों के लिए आवाज़ उठाने गए थे। गांधी जी को समन किया गया कोर्ट में कि भाई आपको जब मना किया था इस ज़िले में घुसने के लिए तो आप क्यों आए। गांधी जी अदालत में गए, गांधी जी के साथ में 2000 किसान चले आए अदालत के बाहर। अंग्रेज़ों ने जब ये देखा कि ये आदमी अपने साथ 2000 की भीड़ लेके आया है तो अंग्रेज़ ठंडे पड़ गए। अंग्रेज़ों ने बोला यार अगर इसको गिरफ्तार कर लिया अभी तो हल्ला मच जाएगा, बड़ा हंगामा हो जाएगा, यहाँ पे तोड़फोड़ हो जाएगी, खून खराबा हो जाएगा, स्थिति को संभालना मुश्किल होगा। इसीलिए गांधी जी की गिरफ्तारी को तो रोक दिया गया। अब अंग्रेज़ ये बात समझ गए कि ये आदमी बिना माने जाने नहीं वाला है यहाँ से, इसलिए अंग्रेज़ों ने इंक्वायरी कमीशन बिठा दिया कि ठीक है जो इन लोगों की मांगे हैं किसानों की, इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए। और गांधी जी के दबाव में ये इंक्वायरी कमीशन बैठा। इस इंक्वायरी कमीशन ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ इंडिगो प्लांटर्स में, इंडिगो फार्मर्स के साथ में इनजस्टिस किया है और उनका पैसा भी खाया है। और कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये 3 कठिया सिस्टम बंद होगा। अब अगर कोई किसान अपने खेत के 1/3 ज़मीन पे नील नहीं उगाना चाहता है तो उसको ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा। और जिन किसानों के साथ में इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उनका पैसा नहीं दिया गया है या रोका गया है या कम दिया गया है, उन्हें कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस थी। चंपारण सत्याग्रह जो था, चंपारण सत्याग्रह ये भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। अंग्रेज कहाँ किसी की आसानी से मानते थे, बट गांधी जी वॉज हियर लाइक ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। और इसीलिए इनका नाम बहुत ऊंचा हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दे दी और ये महात्मा गांधी के तौर पे जाने जाने लगे। भारत के अंदर कांग्रेस में तीसरे चौथे कतार के नेता थे, लेकिन इस आंदोलन के बाद पहली कतार के नेता बन गए, फ्रंट लाइन लीडर बन गए। लेकिन इससे पहले कि कुछ और होता, फटाफट ऐसा ही एक और इंसिडेंस हो गया 1918 में। और 1918 में क्या होता है? 1918 में होता है अहमदाबाद। मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वॉज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी जी इन इंडिया। क्या होता है अहमदाबाद, नाम से समझ में आ रहा होगा कि अहमदाबाद में हुआ जो भी हुआ था। अहमदाबाद में बहुत सारी मिल्स थी जिसके कुछ पारसी ओनर्स थे। प्लेग की बीमारी फैली थी वहाँ पे, तो उन्होंने अपने वर्कर्स, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स प्लेग की बीमारी में काम करने नहीं आना चाहते थे, तो फैक्ट्री के ओनर्स ने उनको ये प्रॉमिस किया कि अगर आप इस समय भी काम करने के लिए आएंगे
तो आपको हम एक्स्ट्रा वेजेस देंगे बाय 35%। वर्कर्स काम करने आए, लेकिन जब प्लेग ख़त्म हो गया तो मालिकों ने अपने वादे को निभाने से इनकार कर दिया और वर्कर्स भड़क गए। वर्कर्स अपने मालिकों के अगेंस्ट हिंसा करने पर उतारू हो गए। गांधी जी उस समय वहीं थे और गांधी जी ने ये देखा कि इस तरह से अगर वर्कर्स हिंसा पे उतारू हो गए तो मालिक, जो गांधी जी के दोस्त भी थे, वो बहुत बुरी तरह से मारे जा सकते थे और गांधी जी वैसे भी हिंसा के अगेंस्ट थे। तो गांधी जी ने इन वर्कर्स से कहा कि आप चिंता मत करो, आपके साथ में जो हुआ गलत हुआ, मैं मालिक को मनाऊंगा कि वो आपको एक्स्ट्रा वेजेस दे और उसके लिए मैं आपके साथ में आंदोलन करूंगा। और गांधी जी ने इन मजदूरों के लिए, मिल के मजदूरों के लिए भूख हड़ताल कर दी कि आमरण अनशन कर दिया कि भाई जब तक इन वर्कर्स की मांगे नहीं मान ली जाती मैं हड़ताल पे रहूँगा, जब तक मर नहीं जाता। या तो मांगे मान लो, नहीं तो मरते दम तक भूख हड़ताल करूँगा। और गांधी जी की इस भूख हड़ताल करते ही बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में आ गए। अकेले गांधी जी नहीं, वर्कर्स और भी कई एक्टिविस्ट आ गए और सब ने भूख हड़ताल कर दी। कुछ तो मिल ओनर्स की फैमिली के मेंबर्स भी इनके साथ शामिल हो गए कि बात सही कर रहे हैं, मजदूरों का पैसा बढ़ाना चाहिए। और मिल के ओनर्स इतने दबाव में आ गए कि उनको वेजेस बढ़ाने पड़े। तो एक बार फिर गांधी जी ने लोगों की समस्या सॉल्व कर दी थी, एक सक्सेसफुल मूवमेंट कर दिया था। और इसी के बाद ऐसी एक और घटना 1918 में खेड़ा में होती है, जिसको आप सभी लोग खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते हो। यहाँ पे भी सिचुएशन वही थी, खेड़ा गुजरात में ही है, अहमदाबाद के पास में। यहाँ पे बारिश ठीक से नहीं हुई थी, सूखा पड़ा था, किसान अपनी फसल के मुआवजा, फसल के बदले में जो टैक्स होता था वो देने की पोजीशन में नहीं थे और गांधी जी के सामने मांग रखी थी कि हमारा लगान माफ़ करवा दीजिए। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलके इस एरिया में सर्वे किया और सर्वे करने के बाद में उन्होंने पाया कि वाकई में कई किसानों का जो कहना है वो बिल्कुल सही कहना है। और एक बार फिर गांधी जी के दबाव में अंग्रेज़ों को कई किसानों के लगान को माफ़ करना पड़ा जिनकी फसल बुरी तरह ख़राब हो चुकी थी। तो ये एक के बाद एक 1917 से लेकर 18 के बीच में 3 बड़े आंदोलन सक्सेसफुली कॉमन लोगों के लिए करके गांधी जी ने अपने आप को एक राष्ट्रीय स्तर का फ्रंट लाइन लीडर बना दिया था। और स्टेज सेट थी कि गांधी जी यहाँ से एक पैन इंडिया मूवमेंट कर सकते थे, प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन इंडिया मूवमेंट। क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल मूवमेंट गांधी जी ने किए थे ये रीजनल थे। कोई चंपारण में किया, कोई अहमदाबाद में किया, कोई गुजरात के रूरल इलाके खेड़ा में किया, लेकिन इन 3 मूवमेंट्स ने इनको पूरे भारत में पहचान दिलवा दी थी। एंड नाउ ही वॉज रेडी, वो एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करे जिसमें पूरे भारत को वो एक कर सकते थे। वो एबिलिटी उन्होंने अपने अंदर डेवलप कर ली थी। और तभी होता है एक एक्ट पास जिसको कहते हैं रॉलेट एक्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919, नेम्ड आफ्टर सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट के नाम पर यह एक्ट पास किया जाता है जिसको एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 भी कहा गया था और सिंपली इसको रॉलेट एक्ट कहा जाता था। दरअसल अंग्रेज़ों के सामने एक बड़ी समस्या थी कि कांग्रेस मुस्लिम लीग एक हो चुके थे, कुछ क्रांतिकारी संगठन भी बड़े ताकतवर हो गए थे और अंग्रेज़ों के लिए भारत में मुसीबत बढ़ती जा रही थी। अब अंग्रेज़ अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि उनके अगेंस्ट कोई बहुत बड़ी आवाज़ उठ जाए अचानक। इसीलिए प्रोहिबिशनरी मेजर्स लेते हुए अंग्रेज़ों ने एक ऐसा एक्ट पास किया कि अगर किसी भी इंसान के ऊपर शक रहा तो उसको पकड़ के जेल में डाला जा सकता है, जिससे कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ किसी भी कॉन्स्पिरेसी को इनिशियल स्टेज में ही क्रश किया जा सके। द एक्ट enabled ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया टू अरेस्ट एनी पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। अगर किसी पे शक भी है, उसके अगेंस्ट सबूत मिले न मिले फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी के ऊपर डाउट भी हो गया कि ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी का हिस्सा है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। द सस्पेक्ट कुड बी सर्च्ड एंड अरेस्टेड विदाउट अ वारंट।
इसके लिए कोर्ट से पुलिस को कोई वारंट लेने की भी जरूरत नहीं थी, वो अपने विल पे किसी को भी जाके किसी के घर में सर्चिंग कर सकती थी और उसको अरेस्ट करके जेल में डाल सकती थी। सस्पेक्ट कुड बी डिटेन्ड फॉर अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक्सटेंडिंग अप टू 2 years। अगर किसी को गिरफ्तार किया है बिना किसी एविडेंस के, तो उसको 2 साल तक, जब तक सरकार चाहती, पुलिस चाहती, 2 साल तक उसको गिरफ्तार करके रख सकती थी। 2 साल बाद उसके ऊपर फिर के उसको अधिकार मिलता कि अब वो इस गिरफ्तारी के अगेंस्ट अपील कर सकता है। 2 साल तक वो इस गिरफ्तारी के अगेंस्ट अपील भी नहीं कर सकता था। मजिस्ट्रेट के सामने भी उसको 2 साल तक प्रेजेंट नहीं किया जाता। द सस्पेक्ट वॉज ऑल्सो नॉट अलाउड टू अपील अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन। द सस्पेक्ट इवन आफ्टर रिलीज was put under prohibitions to attend political religious gathering। और अगर 2 साल, 1 साल, 6 महीने बाद सस्पेक्ट रिलीज भी किया जाता तो भी उस सस्पेक्ट को किसी तरह की पॉलिटिकल मीटिंग्स, रिलीजियस मीटिंग्स, सोशल गैदरिंग्स अटेंड करने की अनुमति नहीं थी। तो ये जो कानून था रॉलेट एक्ट, इसको भारत में उस समय नाम दिया गया था काला कानून। नो अपील, नो वकील, नो दलील। पकड़ा, शक हुआ, गिरफ्तार कर दिया। अब शक तो किसी के ऊपर भी हो सकता है, रास्ते चलते मेरा मन हो गया कि मुझे इसके ऊपर शक है, पकड़ के जेल में डाल दिया। तो ये तो एब्सोल्युटली एक बहुत ही ज़्यादा एट्रॉसिटी करने वाला कानून बना दिया गया था भारत के लोगों के ऊपर। और इसका विरोध तो होना ही था भारत के अंदर, इसका विरोध हुआ भी, कई जगह इसका विरोध हुआ, कई जगह अंग्रेज इस कानून का यूज़ भी करते किसी को गिरफ्तार करने के लिए, तो ऐसा भी हुआ। अंग्रेज़ों ने पंजाब के 2 लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल चौधरी और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार करके रॉलेट एक्ट की धाराएं लगा के उनको जेल में डाल दिया अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक। तो पंजाब के बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स थे, और जब इन लीडर्स को जेल में डाला गया तो बहुत से लोग इनके सपोर्ट में आए, प्रोटेस्ट हुए। पंजाब के अंदर सिचुएशन थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने लग गई, और इसीलिए पंजाब के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया गया, यानी कि मिलिट्री रूल लगा दिया गया। और उसी समय ये होता है जिसे हम जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जानते हैं। द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स टुक प्लेस इन अप्रैल 1919। पंजाब वॉज रिबेलियस अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट एंड 2 of its लीडर सत्यपाल चौधरी एंड सैफुद्दीन किचलू were arrested under this act. People on the occasion decided to protest the arrest of its leader but peacefully in spite of Punjab being under martial law। वे लोगों ने कहा कि अपने नेताओं की गिरफ्तारी का हम विरोध तो करेंगे, लेकिन हाँ, हम पीसफुली विरोध करेंगे, हल्ला गुल्ला नहीं मचाएंगे, तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, नारेबाजी नहीं करेंगे, भले ही पंजाब के अंदर फौजी शासन लग चुका है। The protesters gathered in more than 2,500 strength including women and children in जलियांवाला बाग। बैसाखी का दिन था और इसीलिए बहुत सारे लोग बाहर निकल गए अपने घरों से, प्रोटेस्ट भी हो जाएगी, मिलना जुलना भी हो जाएगा। बहुत सारी औरतें और बच्चे भी साथ में आ गए, जिससे प्रोटेस्टर्स को ये लगा कि क्योंकि औरतें और बच्चे भी साथ में हैं तो प्रशासन को, पुलिस तो थी नहीं उस समय, आर्मी थी वहाँ पे, तो आर्मी को ये नहीं लगेगा कि हम कोई न्यूसेंस क्रिएट करने वाले हैं, कोई डिस्ट्रक्शन करने वाले हैं, इसीलिए औरतें और बच्चे भी साथ में आ गए थे। लेकिन जब ये सारे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा थे, उस समय जनरल डायर केम अलॉन्ग विथ 50 सोल्जर्स ऑफ 1/9 गोरखा राइफल्स एंड 59th सिंध राइफल्स एंड ऑर्डर्ड देम टू फायर अपॉन सिविलियंस। 1650 राउंड, 1650 राउंड्स फायर किए गए सिविलियन के ऊपर, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ अप टू 1000 civilians. General Dyer was later faced an inquiry by Hunter Commission and was called off his duties. Later he died in 1927. तो ये जो घटना घटी थी, जिसको आप सभी लोग जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जानते हैं, एक बहुत ही हृदय विदारक घटना थी, जहाँ पे अनआर्म्ड डिफेंसलेस सिविलियंस विच इंक्लूडेड बोथ मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन, इनके ऊपर फायरिंग करी थी, ओपन फायर करवाया था जनरल डायर ने। ही वॉन्टेड टू टीच ए लेसन टू द इंडियंस कि जब मार्शल लॉ लग चुका है, धारा 144 लागू है, भीड़ इकट्ठा हो नहीं सकती, तो फिर लोग इकट्ठे क्यों हुए, इस बात की नाराज़गी थी जनरल डायर को। और रिस्पॉन्स में जनरल डायर ने ये किया,
अब इसके अगेंस्ट बहुत बड़ा हल्ला गुल्ला होने वाला था भारत के अंदर। और गांधी जी जो उस समय एक नए नए लीडर के तौर पे उभरे थे, उनसे एक्सपेक्टेशन थी बहुत सारे लोगों की कि गांधी जी देखिए ये इतना बड़ा हत्याकांड कर दिया अंग्रेज़ों ने पंजाब के अंदर, अब हमें क्या करना चाहिए। इच्छा तो सबकी ऐसी हो रही थी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठा लिए जाएं, लेकिन गांधी जी ने कहा कि अगर हम कुछ करेंगे तो पीसफुली करेंगे, अहिंसा से करेंगे, हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। और लोगों ने बोला कि ठीक है, आप बताइए, आप महात्मा हैं, क्या किया जाए, आप बेहतर जानते हैं। और तब गांधी जी ने प्लान किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी का ये कहना था कि अंग्रेज़ मुट्ठी भर हैं, इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे हैं, लेकिन उनसे नीचे की पोजीशंस पे इस देश को हिंदुस्तानी चला रहे हैं, उनके मुलाजिम बन के, उनके कर्मचारी बन के, उनके डेप्यूटी बन के। अगर हम इंडियंस इन मुट्ठी भर अंग्रेज़ों को कोऑपरेट ही नहीं करें इस देश को चलाने में, तो ये अंग्रेज़ कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इनको घुटनों पे आना पड़ेगा और फिर हम अपनी मांग यानी कि डोमिनियन स्टेटस इनसे मनवा लेंगे। गांधी जी की भी यही डिमांड थी, आज़ादी की डिमांड नहीं थी, इनिशियली डोमिनियन स्टेटस की डिमांड थी। तो फिर इसी के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज द नेम गिवन टू अ मैसिव नेशन वाइड पॉलिटिकल मूवमेंट लॉन्च्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट यानी डोमिनियन स्टेटस, नॉट आज़ादी। इट वॉज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ गांधी जी and he was also the main leader of this movement. The movement was very successful and was nearly achieving its goal, but failed completely after Gandhi ji called off the movement abruptly. गांधी जी ने इस मूवमेंट को अचानक रोक दिया। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि वो चौरी चौरा का हत्याकांड हो जाता है, जिसके बाद गांधी जी बहुत व्यथित हो जाते हैं और गांधी जी इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। बहरहाल इसके एक पॉइंट और जुड़ा हुआ है इसके साथ में, वो भी मैं यहाँ पे लिख दूँ। गांधी जी also assumed the leadership of खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट along with मोहम्मद अली एंड शौकत अली। वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, ऑटोमन टर्किश एम्पायर का फॉल हो चुका था, खलीफा की पोजीशन खत्म हो गई थी। भारत के मुसलमान मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली की लीडरशिप में खिलाफत आंदोलन शुरू कर चुके थे। खिलाफत आंदोलन का लीडर भी गांधी जी ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं खिलाफत को भी लीड करूंगा और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी लीड करूंगा। मतलब गांधी जी का ये कहना था कि खिलाफत के कॉज को भी हम सपोर्ट करते, बस खिलाफत के लीडर्स हमको ये वादा करें कि वो भी अहिंसक तरीके से इस आंदोलन को करेंगे। खिलाफत के लीडर्स इसके लिए मान गए तो गांधी जी ने कहा कि मैं आपके आंदोलन का भी लीडर हूं और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का भी लीडर हूं और हम मिलकर एक साथ अंग्रेज़ों को पूरी तरह से नॉन कोऑपरेट करेंगे और उनको घुटनों पे ला देंगे। तो इस उद्देश्य के साथ में ये मूवमेंट शुरू हुआ था। और फिर कॉजेज एक बार और अपन देख लेते कि क्या क्या मेजर कॉजेज रहे थे। डिससेटिस्फैक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो अंग्रेज़ों ने लागू किया था, दिया था भारतीयों को, भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये डिमांड थी कि हमारे सैनिकों ने वर्ल्ड वॉर के अंदर आपके लिए खून बहाया, कई मोर्चे आपको जीत कर दिए, बदले में आप हमको क्या दे रहे हो। तो उसके बदले में वैसे तो रॉलेट एक्ट दिया था ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को, लेकिन रॉलेट एक्ट के अलावा जो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें एक प्रोविजन भारतीयों के लिए दिया गया था। वो प्रोविजन क्या था वो यहाँ लिखा हुआ है। इट इंट्रोड्यूस्ड बाईकैमरल लेजिस्लेचर, इट इंट्रोड्यूस्ड bicameral legislature at the center and diarchy
इन द ब्रिटिश प्रोविंसेस। इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डायआर्की इन द ब्रिटिश प्रोविंसेस। डायआर्की इन द ब्रिटिश प्रोविंसेस का मतलब क्या है? इसका मतलब है पॉलिटिकल पार्टीज could contest elections in British provinces। ब्रिटिश प्रोविंसेस में इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ सकती थी और अगर वो जीत जाती तो उनको कुछ सब्जेक्ट्स गवर्न करने के लिए मिलते हैं। इफ दे वेर विक्टोरियस दे वुड गेट transferred subjects to govern। अंग्रेजों ने ब्रिटिश प्रोविंसेस में सारे डिपार्टमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक को बनाया था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और एक को बनाया था रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। तो ये पहले थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, नाम से ही समझ में आ रहा है अंग्रेज़ों ने ये खुद के लिए रिजर्व रखे थे, इसीलिए इसको रिजर्व्ड सब्जेक्ट कहा था। जैसे लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा कम्युनिकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनिकेशन, पुलिस तो हो गया लॉ एंड ऑर्डर के अंदर, और जैसे माइनिंग एटसेट्रा। जो ज्यादा कमर्शियल या स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस के डिपार्टमेंट्स थे वो इंडियंस को गवर्न करने के लिए नहीं दिए। इंडियंस को गवर्न करने के लिए दिए गए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, उसको नाम दिया गया ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में क्या थे? हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट। जो स्ट्रैटेजिकल या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के डिपार्टमेंट्स नहीं थे वो इंडियंस को गवर्न करने के लिए दिए। जो स्ट्रैटेजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के डिपार्टमेंट्स थे वो ब्रिटिशर्स ने अपने पास में रिजर्व रखे। लेकिन हाँ, इतना छूट जरूर दी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो ब्रिटिश प्रोविंसेस में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती थी और कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर गवर्निंग भी कर सकती थी। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं था। कांग्रेस को अब चाहिए था डोमिनेंट स्टेटस। तो ये प्रोविंसेस के अंदर ट्रांसफर्ड रिजर्व सब्जेक्ट्स बना के जो मिला था कांग्रेस को वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं था और इसीलिए ये एक वजह बन गई डिससेटिस्फैक्शन बाय 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। दूसरा खिलाफत एजिटेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि खिलाफत मूवमेंट भी मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली चला रहे थे और गांधी जी को लगता था कि ये बहुत अच्छा मौका है, मुसलमानों ने भी एक मूवमेंट कर रखा है अंग्रेज़ों के खिलाफ और रेस्ट ऑफ इंडिया भी एक मूवमेंट कर देगा तो पूरे इंडिया का ये पैन इंडिया मूवमेंट हो जाएगा। अनरेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट तो काला कानून था ही सही और जलियांवाला बाग मैसेकर इमीडिएट कॉज बन गया। इन सबके चलते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फाइनली हो जाता है। स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्ट्रैटेजाइज्ड ऑन द लाइंस ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी जी की ये पहली शर्त थी कि हिंसा नहीं होगी इसके अंदर। बॉयकॉटिंग द ब्रिटिश गुड्स एंड एडॉप्शन ऑफ स्वदेशी। यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट मूव गांधी जी का ये था कि स्वदेशी जो अपने देश में बना हुआ माल है उसका ज़्यादा यूज़ किया जाए और जो विदेशी माल है जिसके द्वारा ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करते हैं उसको बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया जाए, उसकी होली जला दी जाए। इंडियंस वेर एनकरेज टू लीव गवर्नमेंट जॉब्स। इंडियंस को एनकरेज किया गया कि
कि वो सरकारी नौकरियां छोड़ दे। जब बहुत सारे इंडियन सरकारी नौकरी छोड़ देंगे तो फिर अंग्रेज कैसे चलाएंगे अपनी हुकूमत? कर्मचारियों के दम पे तो ऑफिस चलता है, तो ऑफिस ठप के ठप पड़ जाएंगे। वर्कर्स वेर एनकरेज टू गो ऑन स्ट्राइक। अगर कामगार अपनी फैक्ट्री से स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। मैनी इंडियंस रिटर्न्ड देयर ऑनर्स एंड टाइटल्स अवॉर्डेड बाय गवर्नमेंट। सरकार ने कई विद्वानों को जो टाइटल्स और ऑनर्स दिए थे वो उन्होंने वापस लौटाने शुरू कर दिए। लॉयर्स वेर अपील टू स्टॉप देयर प्रैक्टिसेस इन द कोर्ट, जिससे कोर्ट की गतिविधि पूरी तरह रुक जाए। All these tactics were made to handicap British functions and economy in India and bring them on their knees। तो ये पूरी योजना थी, ये पूरी टैक्टिक्स थी कि इस तरह से इस मूवमेंट के द्वारा अंग्रेज़ों को कोऑपरेट नहीं किया जाएगा। इम्पैक्ट क्या हुआ इसका? द लीडरशिप ऑफ गांधी जी वॉज इफेक्टिव एंड पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस इन द मूवमेंट वॉज ओवरवेलमिंग। Both factors made movement gain tremendous momentum। गांधी जी की लीडरशिप और लोगों का पार्टिसिपेशन और लोगों का गांधी जी के ऊपर भरोसा, इसने इस मूवमेंट को एक मोमेंटम प्रोवाइड कर दिया। दिस वॉज द फर्स्ट मूवमेंट दैट ट्रूली हैड नेशनल कैरेक्टर। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन। इससे पहले स्वदेशी मूवमेंट हुआ था जो कि एक रीजन से आगे बढ़ के हुआ था, लेकिन फिर भी उस स्वदेशी मूवमेंट के अंदर पूरे भारत का पार्टिसिपेशन नहीं था। पहली बार कोई ऐसा मूवमेंट हुआ था उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम के अंदर, लगभग सारे ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर अंग्रेज़ों को बहुत खिलाफत का सामना करना पड़ा था। द मूवमेंट ऑल्सो सॉ यूनाइटेड एफर्ट्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स एट्स कांग्रेस एंड मुस्लिम वेयर कोऑपरेटिंग एंड गांधी जी वॉज लीडिंग खिलाफत कॉज, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी ने अपना मान लिया था, मुसलमानों का एक मूवमेंट चल रहा था और इन दोनों ने हाथ मिला लिया था, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी यहाँ पे देखी गई थी। देयर वॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन ब्रिटिश इकोनॉमी एज देयर गुड्स वॉज बॉयकॉटेड एट लार्ज स्केल। ब्रिटिश इकोनॉमी के ऊपर तो बहुत बुरा असर पड़ा था क्योंकि उनके गुड्स का भी बॉयकॉट हुआ था, उनका कामकाज ठप हो गया था। तो वाकई में अंग्रेज़ घुटने पे आने वाली पोजीशन में हो गए थे, लेकिन इस मूवमेंट का अचानक सस्पेंशन हो जाता है। बाय द एंड ऑफ 1921 इट सीम्ड दैट द मूवमेंट विल बी अ ग्रेट सक्सेस एंड ब्रिटिशर्स वुड अनकंडीशनली अग्री टू इंडियन डिमांड्स। मतलब वो जो डोमिनियन स्टेटस था वो बिल्कुल मिलता हुआ दिख रहा था। The movement at this stage abruptly came to an end after चौरी चौरा incidents in February 1922 present day। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक भीड़ और कुछ पुलिस वालों की झड़प हो गई, जिसमें भीड़ ने पुलिस चौकी के अंदर आग लगा दी और कई पुलिसकर्मी बेचारे जीवित जल गए और मारे गए। गांधी जी इस घटना से इतने नाराज़ हुए कि गांधी जी ने इस मूवमेंट से अपनी लीडरशिप वापस ले ली, अपनी तरफ से इस मूवमेंट को एंड कर दिया। उनके बहुत सारे फॉलोअर्स जो उन्हीं की तरह नॉन वायलेंस में, हार्डकोर नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, वो भी इस मूवमेंट की लीडरशिप से वापस आ जाते हैं। कई पार्टिसिपेंट्स भी इसको गलत मान के इस मूवमेंट को बीच में छोड़ देते हैं, जिससे बहुत से ऐसे लोग होते थे जिन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली नॉन वायलेंस का पालन किया था और बहुत मेहनत करी थी इस मूवमेंट में, बहुत सेक्रीफाइस दिए थे इस मूवमेंट में, उनको चीटेड फील हुआ कि एक जगह के लोगों की गई हिंसा की वजह से हमें भी पनिश किया गया, हमें भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बट गांधी जी वॉज वेरी ऑनेस्ट टू हिज आइडियल्स। गांधी जी का ये कहना था कि अगर इसके बाद भी मैं मूवमेंट आगे बढ़ाता तो लोगों के द्वारा पुलिस चौकियों को जलाना एक सिंबल बन जाता, मेरा एक्सेप्टेंस मिल जाता और आने वाले वक्त में आने वाली जनरेशन को कभी भी कोई भी अपनी बात मनवानी होती भारत में तो वो सीधे पुलिस चौकी जला देते। तो उन्होंने कहा कि हिंसा के एग्जाम्पल को कोई ट्रेंड नहीं बनने देंगे हम, इसीलिए गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। लोगों का भी कहना सही था कि हमारी क्या गलती, हमने तो पूरी निष्ठा के साथ और पूरी लॉयल्टी के साथ में अहिंसा का पालन किया था, लेकिन एक जगह के लोगों की गलती का हमें भी खामियाजा भुगतना पड़ा। बट बहरहाल जो भी बात थी, ये मूवमेंट सस्पेंड हो गया और जो सक्सेस लग रहा था कि मिल जाएगी भारत को, वो नहीं मिली।
Gandhiji, after this incident, suspended the movement as the violence was used in the movement, which was not an original part of the strategy and against the principles of Gandhiji. फिर क्या होता है उसके बाद में? फिर उसके बाद में एक नई पार्टी का राइज होता है जिसे स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। 1919 में जब प्रोविंशियल लेवल पर इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की आज़ादी मिल गई थी, तो कुछ ऐसे लीडर्स थे कांग्रेस के अंदर जो ये कह रहे थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मत करो, उसकी जगह अंग्रेज़ों ने जो हमको एक छूट दी है कि हम प्रोविंशियल लेवल पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते, लेट्स ट्राई दिस, इसको ट्राई करके देखो एक बार। पर गांधी जी तो उस समय नॉन कोऑपरेशन के मूड में थे, तो वो उस समय नहीं हुआ। लेकिन अब जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंड हो गया, तो वही कांग्रेस के कुछ पुराने लीडर्स वो कहने लग गए कि अब तो कम से कम हमको अंग्रेज़ों के दिए हुए उस अधिकार को एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। बट कांग्रेस में सहमति नहीं बन पाई, इसीलिए कांग्रेस के कुछ लीडर्स जो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विश्वास रखते थे, उन्होंने कांग्रेस से अलग हटकर एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी, जिसके नाम से ही समझ में आ रहा था कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। स्वराज मतलब कि डोमिनियन स्टेटस, होम रूल। उन्होंने बोला कि हम एक अलग पार्टी बनाएंगे एंड वी विल ट्राई दिस, वी विल ट्राई टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस। और फिर उसके बाद में स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1923 बाय चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू with the objective of contesting elections and increasing participation of Indians in the British Indian politics and achieve control over bureaucracy. Swaraj Party achieved success in the elections and many of its members reached at central legislature. They were enough to create deadlock in the British process of passage of budgets and bills. अब स्वराज पार्टी ने इलेक्शन लड़ा प्रोविंशियल लेवल पे और काफ़ी जगह सक्सेस हासिल हुई, इतनी कि उनके कुछ मेंबर तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी चले गए और वहाँ जाके इतनी तादाद में हो गए कि वो बिल्स पास होने से रोकने की स्थिति में आ गए। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस थी और इसी सक्सेस को आगे बढ़ाना चाहती थी स्वराज पार्टी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, स्वराज पार्टी के जो चीफ आर्किटेक्ट थे जिनका नाम चित्तरंजन दास था, उनकी डेथ हो गई और उनकी डेथ के बाद में स्वराज पार्टी डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई, डिसओरिएंटेड हो गई और मोतीलाल नेहरू वापस कांग्रेस के अंदर आ गए। तो फिर स्वराज पार्टी ख़त्म हो गई। लेकिन स्वराज पार्टी ने इतना ज़रूर प्रूव कर दिया कि अगर हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें यूनिटी के साथ में, लोगों का विश्वास जीतते हुए, तो अंग्रेज़ों के पार्लियामेंट्स के अंदर हम बड़ी तादाद में पहुंच सकते हैं और वहाँ पे जाके ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर भी अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बिल्स पास होने से भी रोक सकते हैं और बजट को भी बदलने के लिए या बजट को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं जो भारतीयों के लिए ज़्यादा फेवरेबल बने। तो इतना तो प्रूव कर दिया स्वराज पार्टी ने कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने में फ़ायदा है। बट इलेक्शन 1927 का जो 1923 के इलेक्शन में तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन 1926-27 के जो इलेक्शन होते, CR दास की डेथ और मोतीलाल नेहरू के वापस कांग्रेस में चले जाने की वजह से इलेक्शंस बहुत बुरी तरह से हार जाते और उसके बाद में फिर साइमन कमीशन का गठन होता है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, I'll go and drink some water, I'll come back, give me a moment. Okay, so now we move to another topic, another important event of that era, and that is Simon Commission. Simon Commission का सेटअप अंग्रेज़ों ने किया। Why was Simon Commission सेटअप? देखिए, साइमन कमीशन के सेटअप होने की पहली वजह ही स्वराज पार्टी बन गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर जो प्रोविजंस थे कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती है और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके वो पार्लियामेंट्स के अंदर, सेंट्रल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के अंदर बैठ सकती है। और स्वराज पार्टी तो बहुत छोटी सी पार्टी थी, उसी ने साबित कर दिया कि ये मूव तो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट हो गया।
और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करने के लिए एक इंक्वायरी बिठाई गई, एक कमीशन सेटअप किया गया जॉन साइमन के लीडरशिप में, जिसको साइमन कमीशन नाम दिया गया। कहा यह गया कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिव्यू करेगा कमीशन, रिव्यू करके अपने रिकमेंडेशंस देगा और उन्हीं रिकमेंडेशंस के बेसिस पे आने वाला रिफॉर्म आएगा भारत के अंदर। तो सब कुछ ठीक था इसमें, तो एक अच्छी बात थी कि भाई पुराने रिफॉर्म को रिव्यू करके नया रिफॉर्म लेके आओगे। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह हो गई कि एक भी इंडियन मेंबर इसके अंदर नहीं था, और क्योंकि एक भी इंडियन मेंबर इसके अंदर नहीं था तो इंडियंस ने इसको अपोज किया। इंडियंस ने इसको अपोज किया। साइमन कमीशन जब भारत आया, सबसे पहले बॉम्बे में आया, लोगों ने कहा साइमन गो बैक, हमें साइमन कमीशन चाहिए ही नहीं जो हमारे रिफॉर्म के लिए रिकमेंडेशन देगा, पर उस कमीशन के अंदर एक भी इंडियन मेंबर नहीं है, वो क्या ही हमारा रिफॉर्म करेगा। साइमन कमीशन का काम ये था कि वो भारत में आते, भारत में आके पॉलिटिकल लीडर्स से मिलते, ब्यूरोक्रेट्स से मिलते और सबसे मिल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में बात करते और सबके विचार जान के पूरे भारत के सारे बड़े शहरों में घूम के अपनी एक रिकमेंडेशन की रिपोर्ट तैयार करते और उसी रिपोर्ट के बेसिस पे अगला रिफॉर्म आता। लेकिन भारतीय पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा कि हम इसको अपोज इस तरह से करेंगे कि साइमन को अपने शहर में ही नहीं घुसने देंगे। जिस भी शहर के अंदर साइमन आएगा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, या अगर वो समुद्र के रास्ते आ रहा है तो डॉक यार्ड्स को ऐसा घेराबंदी कर लेंगे कि साइमन को वहीं से वापस जाना पड़े। तो साइमन को भारत के अलग अलग शहरों में बहुत मुश्किलें पेश आई, बॉम्बे से लेके, कलकत्ता से लेके, लखनऊ से लेके लाहौर तक और कराची तक, हर जगह साइमन को बहुत अपोज किया गया। किसी भी शहर में साइमन आसानी से नहीं घुस सका। हर शहर में लोगों ने भीड़ लगा के उसके एंट्रेंस को ब्लॉक करने की कोशिश करी। ऐसी एक कोशिश के दौरान लाहौर में इतनी भीड़ जमा हो चुकी थी कि साइमन का वाकई में उस शहर में आना लगभग अब नामुमकिन नज़र आ रहा था। तभी वहाँ के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट ने आदेश देकर ज़बरदस्त लाठीचार्ज करवाया, जिस लाठीचार्ज में उस भीड़ को लीड कर रहे लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए लाठी के प्रहारों से और बाद में उनकी डेथ हो गई। जिसके रिस्पॉन्स में सरदार भगत सिंह और उनके रेवोल्यूशनरीज, उनके साथी रेवोल्यूशनरीज ने स्कॉट को मारने के इरादे से उसके ऊपर हमला किया, लेकिन मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से स्कॉट का डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन सॉन्डर्स मारा गया और साइमन कमीशन बहुत ज़्यादा विवादित बन गया। साइमन कमीशन इतना ज़्यादा विवादित बन गया कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों को ही चुनौती दी कि हम आपके रिफॉर्म के लिए एक रिकमेंडेशन कमेटी लेके आए, आपको वो मंजूर नहीं है, तो आपके अंदर इतना दम है कि आप अपने रिफॉर्म के लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर सको जो सारे भारतीयों को एक्सेप्टेबल हो, मुस्लिम लीग को भी एक्सेप्टेबल हो, कांग्रेस को भी एक्सेप्टेबल हो और यूनियनिस्ट पार्टी को भी एक्सेप्टेबल हो, हिंदू महासभा को भी एक्सेप्टेबल हो, सबको एक्सेप्टेबल हो। क्या आप ऐसा बना सकते हो? आप हमको तो अपोज करते हो, लेकिन क्या खुद आप में ये दम है कि आप ऐसा ड्राफ्ट तैयार कर सकते हो जो सबको एक्सेप्टेबल हो? इस चैलेंज को स्वीकार किया इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने और एक कमेटी बनी जिसको लीड कर रहे थे मोतीलाल नेहरू, और इसलिए इसको नेहरू कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। नेहरू कमेटी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिश करी कॉन्स्टिट्यूशन का, आने वाले रिफॉर्म का, जो सबको एक्सेप्टेबल हो। ज़रा देखें कि क्या उसके अंदर अलग अलग प्रोविजंस रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले इट प्रिपेयर्ड इट्स ओन ड्राफ्ट फॉलोइंग द मेजर प्रोविजंस: डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, सेक्युलरिज्म, राइट टू वोट, नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड फेडरल गवर्नमेंट विथ मोर पावर एट सेंटर। सबसे पहली मांग इन्होंने रखी कि हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए। दूसरी मांग उन्होंने रखी कि जिसको हम बोलते हैं कि राइट टू वोट फॉर एडल्ट्स, 21 साल से ऊपर की उम्र के स्त्री और पुरुषों के लिए इन्होंने वोटिंग की मांग करी। सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रोविजन को कांग्रेस ने एक बार फिर रिजेक्ट किया और फेडरल गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जो केंद्रीय सरकार हो, जिसके पास अधिक शक्तियां हो और प्रोविंसेस या राज्यों के पास लिमिटेड पावर हो, ऐसा भारत तैयार किया जाएगा। तो ये इनके मेजर प्रोविजंस थे और इन मेजर प्रोविजंस
इन मेजर प्रोविजंस के साथ ही। अब चुनौती ये थी नेहरू रिपोर्ट, नेहरू कमेटी के सामने कि सबको एक्सेप्टेबल हो। तो जब इसको सबको सर्कुलेट किया गया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सर्कुलेट किया गया, तो कईयों को एक्सेप्टेबल नहीं था, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना ऑफ मुस्लिम लीग, जिन्होंने ये कहा कि इसमें मुस्लिम्स के लिए कोई ख़ास प्रोविजंस नहीं, मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड नहीं किया गया, ऊपर से सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो मुस्लिम्स को मिले हुए हैं उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि भाई मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं। अंग्रेज़ों का चैलेंज ही ये था, शर्त ही ये थी कि प्रोविजंस ऐसे होनी चाहिए जो सबको एक्सेप्टेबल हो। तो फिर नेहरू कमेटी ने जिन्ना को कहा कि ठीक है, आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, अब क्या चेंज चाहते हैं इसमें, क्या प्रोविजंस ऐड या सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं इसके अंदर। तो इसके रिस्पॉन्स में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 पॉइंट फार्मूला दे दिया, जिसको जिन्नास 14 पॉइंट्स कहा जाता है। अभी जिन्ना ने जो 14 पॉइंट्स दिए इसके रिस्पॉन्स में वो क्या थे। पहला, रेसिडुअल पावर्स विद प्रोविंसेस, यानी कि केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होगी, राज्य सरकारें ज़्यादा शक्तिशाली होगी। ऑटोनॉमी फॉर प्रोविंसेस, प्रोविंसेस ऑटोनॉमस रहेंगे, उनको स्वायत्ता होगी, जैसे कि आर्टिकल 370 हटने से पहले कश्मीर को स्वायत्ता थी, ऑटोनॉमस था, वैसी ऑटोनॉमी प्रोविंसेस को होगी। तीसरा, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, चाहे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली हो, म्यूनिसिपल हो या सेंट्रल लेवल पर हो, हर लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व करी जाएगी और सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1/3 सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व की जाएगी। कोई सी भी ऐसे राज्य का गठन नहीं किया जाए जो, जैसे कि पंजाब में मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो इनका ये कहना था कि पंजाब का ऐसा डिवीज़न कभी भी नहीं किया जाए कि मुस्लिम मेजॉरिटी माइनॉरिटी या इक्वालिटी में बदल जाए। जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है वो राज्य कभी भी रीऑर्गेनाइज नहीं किए जाएं इस तरह कि वो मुस्लिम मेजॉरिटी इफेक्ट हो वहाँ पे। सारे धर्मों को सारी धार्मिक स्वतंत्रता हो। नो बिल टू बी पास्ड इफ अपोज्ड बाय 3/4 मेंबर ऑफ एनी माइनॉरिटी, अगर माइनॉरिटी कमेटी के कोई मेंबर्स, अगर माइनॉरिटी कमेटी के 3/4 मेंबर किसी भी असेंबली के अंदर किसी बिल का विरोध कर देते हैं, तो भले ही फिर बाकी पूरी असेंबली उसको पास करने पे लगी हुई हो, पर वो बिल पास नहीं होगा। सिंध को अलग करने की मांग करी इन्होंने बॉम्बे से। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान के इलाकों में रिफॉर्म करने की मांग करी। सारी जो सर्विसेज होती है, उन सारी सर्विसेज, सिविल सर्विसेज खास तौर पे, उसके अंदर मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन मांगा। मुस्लिम्स के कल्चर, उनके पर्सनल लॉ, उनकी लैंग्वेज को सेफगार्ड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड करी। प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1/3 मुस्लिम सीट्स की रिजर्वेशन की मांग करी। नो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट कंसल्टिंग द प्रोविंसेस, संविधान के अंदर कोई ऐसा बदलाव ना किया जाए जिसमें प्रोविंसेस से सहमति ना ली गई हो, और सेपरेट इलेक्टोरेट्स को कंटिन्यू किया जाए। तो ये जो 14 पॉइंट्स थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे, उन्होंने उनको कहा था 14 रिडिकुलस पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, जिसमें सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की ही इंटरेस्ट को देखते हुए सब कुछ बना दिया, भारत के इंटरेस्ट को नहीं देखा गया। और इसलिए नेहरू कमेटी ने इस जिन्ना के 14 पॉइंट्स को रिजेक्ट कर दिया। और वो जो चैलेंज था ब्रिटिशर्स का कि आप अपना खुद का एक कमीशन सेटअप करो, आप अपने खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करो, वो जो चैलेंज था वो अधूरा ही रह गया अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद अली जिन्ना के अड़ंगा लगा देने से और इस तरह की कई नाजायज़ मांगों को रख देने से बात नहीं बन पाई, एक दूसरे के साथ सहमति नहीं बन पाई और अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन अपने हाथों से ड्राफ्ट करने का एक मौका भारतीयों के हाथों से निकल गया और साइमन कमीशन अपना काम भारत के अंदर करता रहा। इसी बीच कांग्रेस ने अपना गियर शिफ्ट किया और कांग्रेस ने अपना गियर शिफ्ट करके 1929 के अपने लाहौर सेशन के अंदर पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी, जिसमें कांग्रेस के 2 लीडर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान था, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो यंग लीडर्स थे और ये समझ रहे थे कि अब लोगों की जो डिमांड है वो पूरी आज़ादी की है, डोमिनियन स्टेटस अब किसी को नहीं चाहिए,
पुराने ज़माने की बात हो गई, डोमिनियन स्टेटस, अब तो चाहिए पूर्ण स्वराज। और भारत में राष्ट्रवाद बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा था। एक तरफ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों के केसेस अदालत में चल रहे थे और वो भी अपने इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स दे रहे थे, जिससे कि नेशनलिज्म, पूर्ण स्वराज की मांग बढ़ती जा रही थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और नेहरू, पंडित नेहरू भी इस डिमांड से अग्री करते थे। गांधी जी अग्री नहीं करते थे। गांधी जी अभी भी यही चाहते थे कि डोमिनियन स्टेटस के लिए लड़ाई लड़ी जाए। लेकिन अब कांग्रेस की पार्टी के जितने भी यंग लैड्स थे वो सब पूर्ण स्वराज चाहते थे। और इसीलिए लाहौर के सेशन में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मंच से भाषण देते हुए ये पूछा कि क्या हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, क्या आप एग्री करते हो, तो पूरी भीड़ ने चिल्ला के जवाब दिया कि हाँ, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। और उस दिन से कांग्रेस ने अपना एजेंडा बना लिया था पूर्ण स्वराज्य का। और ये एक बहुत बड़ा मूव था, डोमिनियन स्टेटस की मांग से शिफ्ट होकर पूर्ण स्वराज्य की तरफ आ जाना। और इसी को बैक करते हुए, इसी को सपोर्ट करते हुए लॉन्च किया गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। It was the name given to a national movement launched by Gandhi ji to oppose the unjust laws of British government in 1930. गांधी जी ने अब बोला कि ठीक हो, पूर्ण स्वराज की मांग तो हमने बना ली, लेकिन अब इस मांग को बैक करने के लिए मूवमेंट भी चलाना पड़ेगा। और मूवमेंट किस नाम से चलाया जाए, तो मूवमेंट चलाया जाए कुछ कानून जो अंग्रेजों ने बनाए थे, जो अनजस्ट थे। The main cause of civil disobedience movement was, पहला, after the resolution of complete independence, it was necessary to back it up by some movement. And Gandhi ji was out of active politics for a long period of time, and this was the perfect stage for come back and provide momentum to the freedom struggle. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सस्पेंड होने के बाद से ही गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स से लंबे समय तक गायब रहे। गांधी जी सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काम करते रहे, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं रहे। लेकिन अब एक बार वापस वो मौका आ गया था कि गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स में दोबारा शामिल होते, और इसीलिए गांधी जी ने यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च किया। सविनय मतलब कि पीसफुली, अवज्ञा मतलब कि डिसोबीडियंस, यानी कि हम डिसोबीडियंस तो करेंगे लेकिन हथियार नहीं उठाएंगे। आपके बनाए कुछ अनजस्ट कानूनों को, अन्यायी कानूनों को तोड़ेंगे। तो कौन सा कानून उन्होंने चुना? नमक का कानून। बड़ा छोटा सा सिंपल सा कानून था कि नमक जो था जितनी भी जगह भारत में मिलता था, तो भारतीय उसको प्रोसेस नहीं कर सकते थे। उसको एक्सट्रैक्ट और प्रोसेस करने का राइट अंग्रेज़ों को था, जिसकी वजह से भारतीयों को नमक खरीदना पड़ता था, जो खुद बना सकते थे, और अदरवाइज सस्ते में बिक सकता था नमक, वो भारतीयों को खरीदना पड़ता था। तो इस कानून को चुना गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी कोई ऐसी कॉमोडिटी या ऐसे कानून को चुनना चाहते थे जिससे पूरा भारत रिलेट कर जाए। कुछ कानून ऐसे हो सकते थे जिससे हिंदू रिलेट कर पाते, कुछ कानून ऐसे हो सकते थे जिससे मुस्लिम्स रिलेट कर पाते, लेकिन गांधी जी चाहते, कुछ कानून ऐसे हो सकते थे जिससे अमीर रिलेट कर पाते, कुछ कानून ऐसे हो सकते थे जिससे गरीब रिलेट कर पाते। पर गांधी जी ये चाहते थे कि ऐसा कानून लिया जाए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, औरत, आदमी सब उससे रिलेट कर ले, और तब उनको नमक का कानून दिखाई दिया। और इन्होंने तय किया कि ये दांडी विलेज में जाके एक लंबा मार्च करेंगे, दांडी विलेज जाएंगे और दांडी विलेज जाके नमक को उठा के उसको प्रोसेस करके कानून को तोड़ेंगे। गिरफ्तार किया अंग्रेज़ों ने तो गिरफ्तार होंगे, लेकिन मोटिवेट करेंगे पूरे भारतीयों को कि वो भी इस तरह के कानून को अपनी अपनी जगह तोड़ना शुरू करें, और यहीं से उनकी दांडी मार्च या दांडी यात्रा शुरू होती है। For civil disobedience, Gandhiji chose to break the Salt Law of 1882, for which he marched from Sabarmati Ashram to Dandi village in Gujarat, covering 390 kilometers between 12th of March to 6th of April. Gandhiji started his journey with 78 other, and thousands of people joined him on the way. After reaching Dandi village, he picked some salt and symbolically broke the law, बिगिनिंग द सिविल डिसोबीडियंस। अब इसी के साथ गांधी जी के दूसरे नेता और दूसरे उनके फॉलोअर्स भी यही करने लग गए।
द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड बाय अरेस्टिंग गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स एंड कांग्रेस पार्टी वॉज डिक्लेयर्ड एज एन इलेजिटिमेट पार्टी। कांग्रेस के ऊपर बैन लगा दिया ब्रिटिशर्स ने। हाउएवर पीपल इन कोस्टल एरियाज कंटिन्यूड टू ब्रेक सॉल्ट लॉ। अब तो लोग लग गए, हर आदमी जाने लग गया कोस्ट पे और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने लग गया। पीपल इन मेन लैंड ब्रोक द फॉरेस्ट लॉ। जो मुख्य भूमि के इलाके थे वहाँ पे जंगलों में आदिवासियों को ना घुसने देने का या जंगलों के प्रोड्यूस को एक्सट्रैक्ट ना करने का भी कानून था। तो जहाँ पे कोस्टल एरियाज नहीं थे, नमक नहीं मिलता था, वहाँ पे फॉरेस्ट लॉस को ब्रेक किया गया। वहीं उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत पे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में गांधी जी के एक डिसाइपल जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने भी सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया किस्सा खवानी बाजार में, पेशावर के अंदर। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने वही किया जो उन्होंने जलियांवाला बाग में किया था, फायर्ड अपॉन अनआर्म्ड सिविलियंस किलिंग सेवरल ऑफ देम। 2 people were also killed in लाठी चार्ज एट धरसाना सत्याग्रह। अंग्रेज़ों ने इस मूवमेंट को देख सकते हो आपकी कितना ब्रूटली ऑप्रेस करने की कोशिश करी, फायरिंग भी करी सिविलियंस के ऊपर, लाठी चार्ज भी किया, लोग भी मारे गए। लेकिन लोगों ने इस बार बहुत डिसिप्लिन के साथ में नॉन वायलेंस का पालन किया। वो नहीं चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जाए कि गांधी जी मूवमेंट वापस ले ले, इसलिए नॉन वायलेंस इफेक्टिवली चलता रहा। पीपल एट सेवरल प्लेसेस बर्न द फॉरेन गुड्स। कई जगह विदेशी माल का भी बहिष्कार हुआ, जैसा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान भी हुआ था। और मूवमेंट का बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट रहा। द मूवमेंट वॉज अ मैसिव सक्सेस। गांधी जी दो अरेस्टेड बट कंटिन्यूड टू बी इट्स लीडर। The mass participation made government get noticed in international media। ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसको अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने बहुत अच्छा कवर किया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की, जिसकी वजह से ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार पूरी दुनिया के सामने आए और ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर दबाव बना कि वो ऐसे कानूनों को हटाए और ऐसे आंदोलनों को रोके। अंग्रेज़ सरकार के ऊपर बहुत दबाव था कि वो ऐसे आंदोलनों को होने से रोकें। The brutality of Britishers towards the non-violent Indian exposed their true nature। जो अंग्रेज़ अपने आप को बताते थे ना कि भाई हम तो बहुत ही जेंटलमैन लोग हैं, सिविलाइज्ड लोग हैं, जिस तरह उन्होंने फायरिंग करी थी किस्सा खवानी बाजार में, अनआर्म्ड सिविलियंस के ऊपर, पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठी चार्ज किया था, लोगों को घायल किया, मारा था, उससे उनका ट्रू कैरेक्टर सामने आ गया था कि वो सिविलाइज्ड नहीं है, कम से कम उतने तो नहीं जितना वो खुद को बताते हैं। People from all walks of life participated in it, including number of women। Women भी बड़े संख्या में इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन ये मूवमेंट रोक दिया जाता है। और गांधी जी वाइस रॉय लॉर्ड इरविन के साथ में एक पैक्ट साइन कर लेते हैं जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। क्यों? अंग्रेज सरकार का बहुत दबाव था वाइस रॉय लॉर्ड इरविन के ऊपर कि कुछ भी करके इस मूवमेंट को बंद करवाओ। इस मूवमेंट की जब शुरुआत हुई थी तब ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को ये कहा था कि देखो आप नाराज़ मत हो, गुस्सा मत हो, आइए हम बात करते हैं बैठ के। आप सबको लंदन में बुलाया जाएगा और इक्वल स्टेटस पे रख के आपके साथ में बात की जाएगी एक राउंड टेबल पर, जिसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नाम दिया गया था। लेकिन कांग्रेस गई नहीं पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और अब इरविन के ऊपर ये दबाव था ब्रिटिश सरकार की तरफ से कि इस आंदोलन को ख़त्म करवाओ और कैसे भी करके गांधी जी और कांग्रेस को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए मनाओ। तो गांधी जी जब जेल में थे तब लॉर्ड इरविन ने जेल से रिलीज़ करवा के गांधी जी से कुछ मुलाकातें करी और इनके बीच में कुछ अग्रीमेंट्स हुए जिसके चलते गांधी जी ने इस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना एक्सेप्ट कर लिया। इसी को गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। Britishers were determined to end the movement and invite the political leaders of India for a round table conference meet in London. The Viceroy Lord Irwin had a series of talk with Gandhiji, after which both reached an agreement। अब agreement क्या हुआ था? Gandhiji agreed to end the movement and attend RTC। बदले में ब्रिटिशर्स इन रिटर्न एबॉलिश्ड सॉल्ट एंड फॉरेस्ट लॉ। अंग्रेज़ों ने बोला कि ठीक है, जिस नमक कानून का आप विरोध कर रहे थे वो हम ख़त्म करते हैं, अब आपको छूट है
कि आप नमक प्रोड्यूस करो। और तीसरा, ब्रिटिशर्स ऑल्सो एग्रीड टू रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। ब्रिटिशर्स ने ये भी बोल दिया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हमने गिरफ्तार किए, हम सबको वापस रिलीज भी कर देंगे और कांग्रेस पार्टी के ऊपर से लगे हुए बैन को भी हटा देंगे। तो यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट इस तरह से पूरा होता है। अनफॉर्चुनेटली वो मूवमेंट जो एक बार फिर सक्सेस की तरफ जा रहा था, गांधी जी उसको सस्पेंड कर देते और गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की हामी भर देते। हालांकि कांग्रेस इतनी एक्साइटेड थी इस मूवमेंट की सक्सेस से कि वो नहीं चाहते थे कि गांधी जी इरविन के साथ कोई ऐसा पैक्ट कर दें जिसमें बहुत ही नुकसान का सौदा हम कर बैठे, जो कि अनफॉर्चुनेटली हो गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इतना मोमेंटम पकड़ चुका था कि शायद डोमिनियन स्टेटस मिल जाता भारत को, लेकिन गांधी जी बहुत कम, सिर्फ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की हामी भर के और कुछ सिविलियंस जो गिरफ्तार थे उनके रिलीज के नाम पर ही इस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए तैयार हो गए। और उसके बाद कांग्रेस इतनी नाराज़ हो गई कि कांग्रेस का एक भी लीडर, सरोजिनी नायडू को छोड़ के, जो इंडियन विमेन के रिप्रेजेंटेटिव बन के गई थी, एक भी लीडर नहीं गया गांधी जी के साथ में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, सिर्फ क्योंकि गांधी जी ने हामी भरी थी, साइन किया था इरविन के साथ में, तो उनकी मजबूरी थी कि उनको जाना ही पड़ा वहाँ पे। बट इस तरह से 1915 से लेके 1930 के बीच की इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे जो गांधीयन एरा की शुरुआत थे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अगले लेक्चर में मिलेंगे।